हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा साइंस का जो है शायद 9th या 8th नंबर का प्रैक्टिस सेट्स है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या रखा है आप पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लोहे के गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? जो लोहा होता है ना, गैल्वेनीकरण का मतलब ये है गैल्वेनाइजेशन यानी कि जस्तीकरण। जैसे आपने देखा होगा जब लोहा को हम बाहर बहुत समय तक बाहर खुला छोड़ देते हैं, या मान लीजिए बरसात के मौसम में 2 से 4 दिन अगर बाहर हम खुला छोड़ दें तो उस पर क्या है कि एक पतली सी परत सी जम जाती है। वो परत क्या होती है? जंग बोलते हैं उसको। तो जंग से क्या होता है कि लोहे का से क्या है कि जो भार में कमी होने लगती है। जब जंग आती है तो भार में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जंग जब वो छूटती है तो भार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। यानी कि क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, लोहे को क्या है, भार को कम करने लगती है और लोहा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो लोहे को नष्ट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जिंक को हम कहते हैं यसद। क्या कहते हैं हम? यसद। ये बात ध्यान रखेंगे, जिंक को क्या कहते हैं हम? यसद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? यसद। ठीक है, यसद। और इसी का जब हम लेपन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा यसद लेपन। क्या कहलाता है साथियों? यसद लेपन। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण, जो आप लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? जस्तीकरण, या उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इंग्लिश में मिस्टेक हो सकती है, गैल्वेनाइजेशन ये वाला। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन ये कहलाता है। अगर हम बात करें जिंक के अयस्क की, इसका एक अयस्क है जो इम्पोर्टेंट है। जिंक का अयस्क है जो इम्पोर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। क्या है? सबसे पहला है हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा कैलामीन। क्या है साथियों? कैलामीन। कैलामीन क्या है? ये जिंक का अयस्क है। इसका सूत्र क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। क्या होता है? जिंक कार्बोनेट। एक इसका और भी होता है जिंक ब्लैंक, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड भी क्या है? इसका एक अयस्क होता है। एक तीसरा और अयस्क है, उसे बोलते हैं जिंकाइट। क्या बोलते हैं भाई? जिंकाइट। तो मैंने ये 3 के 3 क्या बताए हैं? अयस्क बताए हैं जिंक के, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जिंकाइट किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। ध्यान रखेंगे कैलामीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। लेकिन साथियों क्या है कि इसके कुछ यौगिक होते हैं और उन यौगिक के क्या है? प्रयोग हैं। यौगिक के क्या है? कुछ प्रयोग हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा भाई? जिंक। क्या है भाई? जिंक फास्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड। ये जो जिंक फास्फाइड है, इसका जो हम प्रयोग करते हैं साथियों, इसका हम प्रयोग करते हैं चूहे मार दवा। किसमें भाई? चूहे मार दवा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत बेहतरीन क्लास है और बहुत आनंद आने वाला है आपको। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरी क्लास क्या है, आपका पूरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग, और हमारी ये जो क्लास डेली 8 बजे आती है, डेली 8 बजे, ये वो क्लास क्या होती है? अलग होती है। इसलिए पूरी देखें वीडियो को, ठीक है? बहुत आनंद आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके। तो आपने क्या देखा भाई कि जो जिंक फास्फाइड है ये यौगिक है किसका? जिंक का। तो ये जिंक फास्फाइड जो है ये चूहे मार दवा। भाई आपके खेतों में जो गेहूं के खेत होते हैं, तो गेहूं के खेते में जब चूहे लग जाते हैं तो आप दवाई लगा के आते हो, तो वो जो दवाई होती है वो जिंक फास्फाइड से बनी हुई दवाई होती है। ठीक है, उसी प्रकार आप दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसमें एक होता है हमारा जिंक, कौन सा भाई? जिंक कार्बोनेट। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैलामीन।
ये हमारा क्या है भाई, ये इसका अयस्क है। तो इस जिंक कार्बोनेट जो है, ये कैलामीन जो है, इसका प्रयोग हम करते हैं चर्म रोगों के मल्लम में, चर्म रोगों के मल्लम में। किसमें भाई, मल्लम में। जो आप चर्म रोगों के मल्लम बनाते हो उसमें आप किसका प्रयोग करते हो, आप प्रयोग करते हो जिंक कार्बोनेट का। उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे जिंक क्लोराइड, क्या ना ध्यान रखेंगे, जिंक क्लोराइड ZnCl2। तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। किसका भाई, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, बचाने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एक होता है हमारा जिंक फास्फाइड, क्या होता है भाई, जिंक फास्फाइड, और हो गया जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड का जो प्रयोग करते हैं हम स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में, स्फुरदीप्ति पर्दा बनाने में। एक होता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम जिंकाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, जिंकाइट। तो जिंक ऑक्साइड का जो प्रयोग करते हैं हम वो किस में करते हैं भाई, कृत्रिम दांत बनाने में। किसमें भाई, कृत्रिम दांत बनाने में। आप कृत्रिम दांत जो बनाते हो वो जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। और दूसरा प्रयोग करते हैं इसका क्रीम बनाने में, क्रीम बनाने में। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं कि इसके जो यौगिक है, जिंक फास्फाइड चूहे मार दवा, जिंक कार्बोनेट चर्म रोगों के लिए, जिंक क्लोराइड लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्ति बनाने में, और जिंकाइट यानी कि जिंक ऑक्साइड कृत्रिम दांत तथा कृत्रिम क्रीम बनाने में। इसके जो अयस्क ये याद रखेंगे, कैलामीन, जिंकाइट और जिंक ब्लैंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भाई देखो, अगर आपका क्वेश्चन सही गया था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि मेरा क्वेश्चन ये था। आइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्ष घनत्व क्या है भाई, ये सापेक्ष घनत्व। आप रिलेटिव डेंसिटी निकालते हो तो कैसे निकालते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ये बात ध्यान रखेंगे। जब आप सापेक्ष घनत्व निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, पदार्थ का घनत्व ऊपर लिखेंगे, पदार्थ का घनत्व, और नीचे लिखेंगे पानी का घनत्व। क्या लिखेंगे भाई, पानी का घनत्व। तो ये आपका क्या है, सापेक्ष घनत्व निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व गलत, पदार्थ के घनत्व के घटकों का घनत्व बटे पूर्ण पदार्थ का घनत्व गलत, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अरक्तता, अरक्तता। भाई अरक्तता क्या होता है, अरक्तता जिसे हम बोलते हैं एनीमिया, कहीं कहीं हिंदी में लिखा होता है एनीमिया, इस तरीके से एनीमिया। तो आपको समझना होगा एनीमिया, अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। जब आप किसी मनुष्य को उसके अंदर अरक्तता की बीमारी हो जाती है तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे मतलब क्या होता है, नहीं, और रक्तता मतलब हो गया ब्लड। तो जिसके अंदर ब्लड की कमी हो जाए उसे क्या कहते हैं, हम अरक्तता बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब आपकी बॉडी में क्या होता है, आरबीसी की कमी होने लगती है, आरबीसी की कमी होने लगती है। तो आरबीसी की जब कमी होने लगती है तो आपके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या भाई, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको नाम दे देते हैं, कि क्या नाम दे देते हैं कि आपको भाई अरक्तता, अरक्तता हो चुका है, या अरक्तता, या हम ये कह सकते हैं कि आपको एनीमिया, क्या बोलेंगे भाई, एनीमिया, एनीमिया की आपको प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, किसकी प्रॉब्लम आ गई है, एनीमिया की प्रॉब्लम। कब आती है, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है आपके बॉडी में, कम होने लगती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि यहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पुटअप होते हैं। ठीक है नहीं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर
4 की तरफ चलेंगे। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। निम्नलिखित में से सोडियम धातु का अयस्क है। ध्यान रखेंगे, ये जो अर्जेंटाइट होता है ये किसका होता है? चांदी का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो कैलामीन होता है ये हमने अभी बताया है, ये जिंक का होता है। इसका नाम क्या होता है? जिंक कार्बोनेट, ठीक है नहीं। और अर्जेंटाइट किसका होता है? चांदी का होता है। हॉर्न सिल्वर भी किसका होता है? चांदी का होता है। तो यही हमारे पास क्या बन गया? यही बच गया हमारे पास चिली साल्ट पीटर। ये इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं भाई इसको? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं NaNO3। ये किसका अयस्क है? ये अयस्क है हमारा सोडियम का। किसका अयस्क है? सोडियम का। तो आपको पता होना चाहिए जो सोडियम के अयस्क होते हैं ना, सोडियम के अयस्क, तो सोडियम के अयस्क अक्सर पूछे जाते हैं, सोडियम के अयस्क, ध्यान रखेंगे। तो एक आपका होता है, क्या होता है भाई आपका? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। आपने नाम सुना होगा भाई, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? NaCl। ये इसको हम बोलते हैं साधारण नमक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम साधारण नमक भी बोल देते हैं। दूसरा होता है, क्या होता है भाई? दूसरा होता है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है भाई? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, या इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और तीसरा होता है, ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है भाई? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं सोडा एस। इसको हम सोडा एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस भी होता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा, बोरेक्स। क्या बोलते हैं भाई? बोरेक्स। क्या होता है भाई? बोरेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O। क्या होता है बोरेक्स का? Na2B4O7 10H2O। क्या होता है? बोरेक्स का होता है। तो ये बोरेक्स किसका है? बोरेक्स जो है हमारा सोडियम का अयस्क है। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, सोडियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं? क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? NaCl, या साधारण नमक भी हमारा किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। सोडियम नाइट्रेट, जिसे हम बोलते हैं चिली साल्ट पीटर, ये भी किसका अयस्क है? सोडियम का है। या आप ध्यान रखेंगे सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं हम सोडा एस, तो ये भी किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। आप नाम सुनेंगे बोरेक्स, Na2B4O7 × 10H2O, ये भी किसका अयस्क है? ये भी हमारा किसका है? बोरेक्स का है, ठीक है नहीं, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है हमारी कि भाई चांदी के अयस्क क्या है? तो आपने नाम सुना होगा अर्जेंटाइट। किसका अयस्क है भाई? देखो, एक तो हमारा कौन सा हो गया? चांदी का अयस्क, अर्जेंटाइट। क्या है भाई? अर्जेंटाइट। दूसरा क्या हो गया भाई? हॉर्न सिल्वर। क्या है? हॉर्न सिल्वर। और तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका क्या भाई? रूबी सिल्वर। क्या है? रूबी सिल्वर। ये किसके अयस्क है? हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट, ये तीनों के तीनों किसके अयस्क हैं? ये चांदी के अयस्क है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं। तो चलती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसका राइट आंसर क्या था? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। क्या था भाई? बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर, चल भाई सोने आ गए। तो इस पर क्या होता है हमारे बोर्ड पे, जैसे ही रात होनी शुरू हो जाती है, और कभी कभी तो दिन में ही सोने शुरू कर देते हैं, जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? इस हमारे बोर्ड पर ही सोती हैं आके, ठीक है। तो इसलिए अब इनके सोने का समय है और हम ले रहे हैं इस समय क्लास, तो थोड़ा सा इन्हें बुरा सा लगता है, तो इसलिए क्लास लेने नहीं देते हैं। चूहे मार दवा, मैंने अभी बताया था, चूहे मार दवा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? जिंक फास्पाइड। ये होती है हमारी, क्या होती है? चूहे मार दवा, जिंक फास्पाइड। किसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं चूहे मार दवा। अभी मैंने बताई, आपने क्लास ली होती, इसको क्या बोलते हैं? चूहे मार दवा। जिंक क्लोराइड लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए, जिंक फास्पाइड स्फूर्त दीप्ति बनाने पर, जिंक ऑक्साइड दांत बनाने के लिए करती हूँ और क्रीम बनाने के लिए, कैलामीन जो होता है ये जिंक का भी एक यौगिक है, तो इसका हम प्रयोग किसमें करते हैं भाई? चर्म रोगों के मलहम बनाने के लिए। तो जितने भी ये मैंने जिंक के यौगिक हैं उनके नाम बता दिए, लेकिन आप फिर भी अगर जिंक पे एक
प्रॉपर अच्छे से वीडियो समझना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे छोटी छोटी मगर मोटी बातों के नाम से एक वीडियोस बना कर डाली है जिंक। तो आप जिंक हमारे टीकेडी एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं या मेरे नाम से भी कर सकते हो कि जिंक वाई अमित सर या जिंक वाई टीकेडी एजुकेशन। तो आपको जिंक क्या है एक वीडियो मिल जाएगी जो भी 10-15 मिनट की होगी। उसमें मैंने सारे इसके अयस्क, सारे इसके प्रयोग, सारे इसके और भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इसके संकेत, इसके कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ये वर्क करता है, वो सब चीज़ें उसमें मैंने सिखाई हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करेंगे, चूहे मार दवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मैंने बताया जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड कौन सी है भाई? जिंक कार्बोनेट हमारा क्या है भाई? जिंक कार्बोनेट क्या है? जिंक कार्बोनेट हो गया हमारा कैलामीन। तो इसका हम प्रयोग किसमें करते हैं? चर्म रोगों के मल्लम बनाने में। किसमें भाई? मल्लम बनाने में। यही क्या है हमारा? यही हमारा क्या है? कैलामीन है। ये जिंक का क्या है? मुख्य है इसके। अगर बात करें जिंक क्लोराइड ZnCl2, तो ये क्या करता है? दीमक बचाने के लिए भाई, दीमक से बचाने के लिए। और ये क्या काम करता है? जिंक ऑक्साइड, इससे क्या बनाए जाते हैं? दांत बनाए जाते हैं। और क्या बनाया जाता है? क्रीम बनाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें जिंक फास्फाइड ZnP, तो ये क्या होता है? यही हमारा है चूहे मार दवा। यही हमारी क्या है भाई? चूहे मार दवा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन से की तरफ चलेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए। सॉरी 5 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए आप और पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नाम सुना होगा सिल्वर सल्फाइड AgS। ठीक है, तो जब आपने AgS का नाम सुना होगा तो इससे क्या होता है? चांदी काली पड़ जाती है। चांदी का काला पड़ना भाई, चांदी काली कैसे पड़ती है? आप चांदी को खुला छोड़ दो और जैसे ही आप चांदी को खुला छोड़ दोगे तो उस पर क्या है? सल्फर की एक परत सी आ जाती है। तो जिंक सल्फाइड की वजह से क्या है? चांदी हमारी काली पड़ जाती है। ठीक है नहीं, जिसे हम बोलते हैं जंग लगना। जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? जंग लगना। भाई चांदी पर जो जंग लगती है वो किसकी लगती है? जिंक सल्फाइड की, यानी कि सल्फर की जंग लग जाती है। ये होता है सिल्वर आयोडाइड। इसका हम प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। किसमें भाई? कृत्रिम वर्षा कराने में। किसमें भाई? कृत्रिम वर्षा कराने में। कृत्रिम वर्षा में। ठीक है, आता है सिल्वर ब्रोमाइड। इसका हम करते हैं फोटोग्राफी में। किसमें भाई? फोटोग्राफी में। एक बात और ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफी में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? एक फोटोग्राफी में और किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे। किसका भाई? एक करेंगे हम ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका भाई? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम किस में करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम किस में? फोटोग्राफी में। और ये किस में पाया जाता है? ये टमाटर के बीज में या फिर किस में? पालक में। कहाँ पाया जाता है ये? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। साथ ही साथ करेंगे हम हाइपो का। किस में भाई? हाइपो का नाम क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है भाई? सोडियम थायोसल्फेट। तो मेरी बात को गौर से समझना है आपको कि जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, क्या है भाई? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका है क्या है? AgS। इसको क्या बोलते हैं? AgI। और इसको क्या बोलते हैं? AgBr। इसको बोलते हैं AgNO3। ये सूत्र है इनके रासायनिक सूत्र हो जाएंगे। तो जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका हम प्रयोग किस में करते हैं? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। और फोटोग्राफी में हम किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? साथ में ऑक्जेलिक अम्ल का भी हम फोटोग्राफी में करते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड का भी फोटोग्राफी में करते हैं और हाइपो का भी हम फोटोग्राफी में करते हैं। यह हाइपो का मतलब होता है सोडियम थायोसल्फेट। और हमारा ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर के बीजों में या फिर पालक में हमारा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन बात आती है हमारी किसकी? नाइट्रेट की। किसकी भाई? नाइट्रेट की। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या है भाई? हमारा सिल्वर नाइट्रेट
AgNO3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लूनार कास्टिक। क्या बोलते हैं इसको हम, लूनर कास्टिक। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन इसका जो प्रयोग होता है किस में होता है, मतदान, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मतदान स्याही बनाने में, मतदान स्याही बनाने में प्लस दर्पण पॉलिश बनाने में। क्या भाई, दर्पण पॉलिश बनाने में। तो आप ध्यान रखेंगे जो दर्पण पॉलिश होते हैं उसका हम किसका प्रयोग करते हैं, दर्पणों के पॉलिश करने में। आपने देखा होगा आपके घर पे जो समतल दर्पण होता है, आप जिसमें फेस देख पाते हो, तो उसमें जब फेस देखते हो तो उसके पीछे की साइड से क्या होता है, पॉलिश होता है। तो जो पॉलिश होता है वो या तो चांदी का होता है या फिर AgNO3 का होता है। आप वोट डालने जाते हो, आपके फिंगर पे कोई इंक लगाते हैं कि उससे पहचान ये हो जाती है कि आप फिर से वोट डालने ना जाए। तो वो जो मतदान स्याही होती है वो किसके प्रयोग से बनती है, वो बनती है AgNO3 से। तो AgNO3 का प्रयोग हम किस में करते हैं, मतदान स्याही बनाने में, दर्पण पॉलिश में, और इसको हम उपनाम क्या है हमारा, ये लूनर कास्टिक है। क्या है भाई, ये लूनर कास्टिक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा का प्रयोग करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड का। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि दूसरा उत्तर सही हो जाएगा आपका। दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, आइए। जर्मन सिल्वर में चांदी कितना % होती है। भाई एक हमारी मिश्र धातु है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। एक हमारी मिश्र धातु है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखवाया था अपने टाइपिस्ट से कहकर। तो एक मिश्र धातु है जिसका नाम है जर्मन सिल्वर। क्या नाम है इसका भाई, जर्मन सिल्वर। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, इसका नाम है जर्मन सिल्वर। तो ये जो हमारी मिश्र धातु है ना, ये क्या है पता है हमारी, ये जर्मन सिल्वर है। क्या है हमारी, ये जर्मन सिल्वर। तो इसमें क्या होता है, ये किन चीज़ों का मिश्रण होता है, ये एक तो कॉपर होता है, एक होता है जिंक होता है, और एक होता है निकिल होता है। क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकिल। तो इसमें क्या होता है, इसमें चांदी नहीं होती है। इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होती है, Ag नहीं होती है। जब Ag नहीं होती है तो हमसे पूछा Ag यानी कि सिल्वर, जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना % है। भाई चांदी है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि साहब 0% इसमें चांदी होती है। या तो आप % में बोल देंगे कि 0% चांदी होती है, या आप ये बोल सकते हैं कि इसमें चांदी होती ही नहीं है। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, ये एक मिश्र धातु है और इसका नाम क्या है, जर्मन सिल्वर है। कभी कभी पूछ लेता है कि चांदी के अयस्क हैं, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट और जर्मन सिल्वर। इनमें से नहीं है चांदी का अयस्क। तो आप सोचोगे कि भाई जब चांदी का अयस्क है तो चांदी, इसमें जर्मन सिल्वर नाम दे रखा है तो ऑब्वियसली इसका चांदी का अयस्क होगा, लेकिन यही इसका अयस्क नहीं होता है। तो इसलिए आप कान खोल के सुन लेना, ये क्या है, ये चांदी का ना तो अयस्क है, जब इसमें चांदी होती नहीं है तो चांदी का अयस्क कैसे हो जाएगा, क्योंकि इससे हम चांदी निकाल ही नहीं सकते। तो ध्यान रखेंगे, ये एक मिश्र धातु है और किन से मिलकर बनी है, कॉपर से, जिंक से और निकिल से। ये बात, मेरी बात को कान खोल के ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये कहता है कि टेनिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। भाई टेनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो मेरी बात को गौर से समझना। भाई हमारे गेहूं में क्या होता है, गेहूं में होता है हमारा ग्लूमेटिक अम्ल। कौन सा भाई, ग्लूमेटिक अम्ल। किस में होता है ये होता है गेहूं में। तो ग्लूमेटिक अम्ल हमारा किस में होता है, गेहूं में। सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में होता है मेलिक अम्ल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ चाय में कौन सा होता है, ये चाय में होता है टैनिक अम्ल। क्या होता है भाई, टैनिक अम्ल। और अंगूर में क्या होता है, अंगूर में होता है, क्या होता है भाई, इमली में जो होता है वही, कच्चे आम में, इमली में और अंगूर में जो होता है यही क्या होता है हमारा, क्या होता है, टार्टरिक अम्ल। आपने नाम सुना होगा टार्टरिक अम्ल। तो हमारा किस में होता है ये, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है ये किस में होता है, इमली में होता है। किस में होता है, ध्यान रखेंगे, ये हमारा किस में होता है, इमली में। किस में भाई, इमली में, इमली में। या फिर किस में भाई, कच्चा आम में। कच्चा आम, आपने कच्ची अमिया खाई है, खट्टी होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा, टार्टरिक अम्ल होता है एक प्रकार से, ठीक है। इमली में भी क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। अंगूर में भी क्या होता है हमारा, टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। लेकिन आपने नाम सुना होगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है भाई, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, मैंने अभी बताया आपको, ऑक्जेलिक अम्ल होता है हमारा टमाटर में। किस में होता है भाई, ये टमाटर में, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा कार्बोनिक अम्ल। किसमें भाई, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल,
कार्बोनिक अम्ल। ये किस में होता है भाई? ये होता है हमारा सोडा वाटर में। किस में भाई? सोडा वाटर में। सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम सुना होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारे कार की बैटरियों में। किसमें भाई? कार की बैटरियों में। कार की बैटरियों में। आपने एक नाम सुना होगा टार्टरिक अम्ल, हो गया ऑक्जेलिक अम्ल। एक नाम सुना होगा आपने फार्मिक अम्ल। क्या होता है भाई? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल ये किस में होता है भाई? ये होता है हमारे चींटी के किसमें? चींटी के डंक में। चींटी के डंक में। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरियों में, फार्मिक अम्ल चींटी में, और टार्टरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, टेनिक अम्ल चाय में, मेलिक अम्ल सेब में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक हमारा होता है बोरिक अम्ल। क्या होता है भाई? बोरिक अम्ल। ये बोरिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोरिक अम्ल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? आई ड्रॉप बनाने में। क्या भाई? आई ड्रॉप बनाने में। आई ड्रॉप बनाने में। और दूसरा हम प्रयोग करते हैं इसका लुब्रिकेंट बनाने में। क्या भाई? लुब्रिकेंट बनाने में। लुब्रिकेंट बनाने में। तो लुब्रिकेंट बनाने में बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और आई ड्रॉप बनाने में भी हम बोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर, सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में, और टार्टरिक अम्ल अंगूर में, टेनिक अम्ल सेब में, टेनिक अम्ल चाय में, मेलिक अम्ल सेब में, ग्लूमेटिक अम्ल गेहूं में। तो हमसे पूछा था टेनिक अम्ल किस में होगा? तो टेनिक अम्ल किस में हो जाएगा? चाय में। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो मैं जानता हूं। आप चाहे लेट जानोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जान चुके हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना आपको। और हाँ, चैनल पे अगर पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि डेली आपको मैंने बता दिया है, डेली में सुबह मेरी 8 बजे क्लास आ जाती है। डेली रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट की क्लास मिल जाती है, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साइंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साइंस के बिना सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है नहीं? आप मैथ पूरे कर लोगे, जीएस उसमें बहुत कम आता है, रीजनिंग कर लोगे। मैथ में क्या है? टाइम मैनेज करना होता है। लेकिन साइंस में अगर क्वेश्चन आपके क्लियर हैं तो कम समय में आप, जैसे हिंदी के कम समय में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, वैसे ही आप साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो सोने का रेशा हम किसे कहते हैं? मेरी बात को ध्यान रखेंगे। तो सोने का रेशा किसे कहते हैं? देखो, कपास को हम क्या बोलते हैं? कपास को बोलते हैं हम सफ़ेद सोना। क्या बोलते हैं भाई? सफ़ेद सोना। क्या बोलते हैं इसको? सफ़ेद सोना। और जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं सोने का रेशा। क्या बोलते हैं भाई? सोने का रेशा। किसे बोलते हैं हम? जूट को बोलते हैं सोने का रेशा। और कोयले को हम क्या बोलते हैं? कोयले को बोलते हैं हम काला सोना। क्या बोलते हैं भाई? काला सोना। क्या बोलते हैं? काला सोना। और रोल्ड गोल्ड को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं भाई? कृत्रिम सोना। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं कृत्रिम सोना। तो कृत्रिम सोना हम किसे बोलते हैं भाई? रोल्ड गोल्ड को। कृत्रिम सोना किसको बोलते हैं हम? रोल्ड गोल्ड को। काला सोना किसको बोलते हैं? कोयले को। सोने का रेशा किसको बोलते हैं? जूट को। सफ़ेद सोना किसको बोलते हैं? कपास को। तो सोने का रेशा हमारा क्या हो जाएगा? सोने का रेशा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? जूट को हम क्या बोलते हैं? सोने का रेशा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में, आपने नाम सुना होगा सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में। मैंने बताया था जब हमने सोना पढ़ाया था तो सोने में हमने ये बताया कि सोने का नाम क्या होता है? ऑरिक होता है। तो ऑरिक क्लोराइड क्या होता है? इसका एक यौगिक होता है। किसका? सोने का। तो जो ऑरिक क्लोराइड होता है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं भाई? सिल्वर क्लोराइड हमने बता दिया, AgCl2। AgCl2 के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, आपको आयरन पायराइड बता दिया हमने। क्या बोलते हैं इसको? आयरन पायराइड को बोलते हैं हम झूठा सोना। क्या बोलते हैं इसको हम? झूठा सोना। ये बात ध्यान रखेंगे। क्या बोलते हैं? AgCl, इसको बोलते हैं हम झूठा सोना। और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हम हॉर्न सिल्वर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न सिल्वर। तो ये किसका अयस्क है? ये अयस्क है हमारा चांदी का अयस्क। और झूठा सोना हम किसको बोलते हैं?
आयरन पाइराइट को। लेकिन जो ऑरिक क्लोराइड है, ये ऑरिक क्लोराइड क्या है, ये हम इसका प्रयोग करते हैं हम सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में, सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में। क्या भाई, सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सर्पदंश इंजेक्शन बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑरिक क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 3 ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन हमारे टाइपिस्ट क्या है, बहुत देर से टाइप करते करते थक गए थे, भूख लगने लगी, उन्होंने ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, खा लिया। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आइए, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में पहले आपने अगर मेरी पहली प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपने देखी होंगी सारी क्लासेस, तो किसी ना किसी एक क्लास में मैंने ये क्वेश्चन जरूर कराया होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तारत्व निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। मेरी बात को ध्यान समझना, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर या आयाम पर। भाई ध्वनि जो आपकी है उसकी तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो मेरी बात को ध्यान रखेंगे, जो आपकी ध्वनि की तीव्रता है ना, किसकी, ध्वनि की, तो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता बोलेंगे, या ध्वनि का तारत्व, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे, यानी बहुत बड़ी गलती हो गई, ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व। ये जो ध्वनि का तारत्व है ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है हमारी आवृत्ति पर। अगर आपकी जो ध्वनि की आवृत्ति आपको पता है तो आप उस ध्वनि का तारत्व भी फाइंड आउट कर सकते हो। कहने का मेरा मतलब ये है, क्या है मेरे कहने का मतलब, ध्यान से समझना। अगर यदि आपकी ध्वनि क्या है भाई, अगर आपकी आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है भाई, आपकी अगर आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आपकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, आपका तारत्व भी कैसा होगा, आपका तारत्व भी कैसा होगा, तारत्व भी आपका ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम ध्वनि आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो हमारा तारत्व भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम आवृत्ति को कम करेंगे तो आपका तारत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती हैं। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अगर हम दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहला वाला ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी कि एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। अगर हम आवृत्ति बढ़ाते हैं ध्वनि की तो तारत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब तारत्व यानी कि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, कम गूंजेगी आवाज़ क्या हो जाएगी, कम गूंजेगी। क्या होगा भाई, ये आवाज़ क्या होगी, कम गूंजेगी। आवाज़ क्या हो जाएगी, कम गूंजेगी। ये आवाज़ क्या हो जाएगी, कम गूंजेगी। और जब कम गूंजेगी किसकी होती है, ये जो कम गूंजती है ना, ये किसकी होती है, ये होती है, ध्यान रखेंगे, महिलाओं की। किसकी भाई, महिलाओं की। महिलाओं की आवाज़ कैसी होती है, पतली होती है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे मच्छरों की आवाज़, किसकी भाई, मच्छरों की आवाज़। करते हैं मच्छर, पिनर 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 मच्छर, ऐसी महिलाएं करती है पिनर पिनर पिनर। तो महिलाओं की आवाज़ और मच्छरों की आवाज़ कैसी होती है, कम गूंजती है। कम इसलिए गूंजती है क्योंकि उनकी आवृत्ति अधिक होती है। महिलाओं की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कैसी होती है, अधिक होती है, और उसका तारत्व भी कैसा होता है, अधिक होता है। जब अधिक होता है तो वो आवाज़ क्या है, कम गूंजती है, और जब कम गूंजेगी तो वो शोर कम करेगी और पतली सी साउंड निकालेगी। तो पतली सी साउंड कौन निकालते हैं, महिलाएं और मच्छर निकालते हैं। पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि मच्छरों की आवृत्ति कम होती है, मच्छरों की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, ज़्यादा होती है, आप कहोगे ज़्यादा होती है। पूछ लेगा मच्छरों की जो आवृत्ति होती है उसका तारत्व कैसा होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, आप कहोगे तारत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि भाई आप आवृत्ति क्या कर दो, यदि आप क्या कर दीजिए, यदि आप आवृत्ति क्या कर दें, आवृत्ति आप कम कर दो। आप कम कर दोगे तो क्या होगा, कम कर देंगे तो क्या होगा, तारत्व भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी कम हो जाएगा। और जब ये तारत्व कम हो जाएगा, आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा गूंजेगी। भाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा गूंजेगी। और जब ज़्यादा गूंजेगी तो शोर ज़्यादा होगा। तो आपने देखा होगा मेल की जो साउंड होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा
मोटी होती है, इसीलिए होती है कि वो ज़्यादा गूंजती है तो मोटी होती है। आपने देखा होगा शोर शराबे की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है, थोड़ी सी ज़्यादा, इसीलिए होती है। उसका रीज़न क्या है कि उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। आपसे पूछेगा मेल की आवृत्ति जो होती है, मेल की जो ध्वनि होती है उनकी आवृत्ति कैसी होती है, कम या अधिक, तो आप कहोगे मेरे से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तारत्व किस पर निर्भर करता है, तारत्व ध्वनि पर, सॉरी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर तारत्व निर्भर करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 12वें पे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आइए, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। मेरी बात को कान खोल के सुन लेना, 4 बातें बताऊंगा, चारों की चारों इंपोर्टेंट होंगी। रक्त का थक्का, ठीक है, जमने में सहायक कौन से हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो जमने में जो सहायक हैं वो कौन कौन सा है, एक तो है हमारा विटामिन के, ठीक है, दूसरा है थ्रोम्बिन प्रोटीन, क्या है भाई, थ्रोम्बिन, या बोलते थे थ्रोम्बिन प्रोटीन, एक है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, एक है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, एक है फाइब्रोनोजन, एक है विटामिन के, एक है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, एक है फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या हैं, ब्लड का क्लोटिंग जमाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। लेकिन एक पूछ लिया जाता है, आपने नाम सुना होगा क्या भाई, रक्त के थक्के का पता लगाने में, रक्त का थक्का का पता लगाने में, का पता, तो आप पता किससे लगाओगे, आपने नाम सुना होगा Na24, ये क्या है, ये समस्थानिक है, क्या है ये, समस्थानिक है, क्या है भाई ये, समस्थानिक है। किसका समस्थानिक है ये सोडियम का समस्थानिक है। किसका है भाई ये, सोडियम का, किसका है भाई ये, सोडियम का। तो सोडियम का जो समस्थानिक है वो क्या है, Na24। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, Na24 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Na24 क्या है, ये सोडियम का एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, रक्त का थक्का का पता लगाने में, कि भाई किस व्यक्ति में रक्त का थक्का जो ब्लड क्लोटिंग हुई है वो कितनी होती है, किस तरीके से होती है। मैंने बताया था कि नॉर्मल व्यक्ति में जो ब्लड की क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही उसको चोट लगती है वो 5 से 7 मिनट में रक्त का थक्का मतलब यह है कि ब्लडिंग हो जाती है, नहीं। लेकिन जो हीमोफीलिया मतलब से बीमार व्यक्ति होता है, जिसे हम शाही बीमारी बोलते हैं, उसमें क्या है, ब्लड क्लोटिंग 24 आवर्स में होती है, यानी कि 24 घंटे लग जाते हैं, यानी कि एक दिन। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है, विटामिन के, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इन जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं इनको आप नोट कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जल का अपवर्तनांक कितना होता है। भाई अपवर्तनांक जो होता है ना, किसी भी माध्यम की सघनता एवं विरलता के बारे में बताता है कि वह माध्यम कितना सघन होगा। अपवर्तनांक उस माध्यम की चाल को दर्शाता है, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो वो माध्यम सघन होगा और उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अगर कोई माध्यम मान लीजिए विरल है, मतलब विरल कब होगा, जब उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा तो वो विरल होगा और उसमें प्रकाश की चाल कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई, ध्यान क्या रखेंगे, निर्वात, मेरी बात को ध्यान से समझना। निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है 1 होता है, और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए, वायु का, तो वायु का होता है 1.003, कितना होता है 1.003। अगर बात आपसे करें जल का, तो जल का हो जाता है 1.33, या कहीं कहीं 4/3 भी लिखा होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तेलों का, तो तेल का होता है 1.47। अगर हम बात करें कांच का, तो कांच का आप ध्यान रखेंगे, कांच का होता है 1.5। मेरी बात ध्यान रखेंगे। अगर हमसे पूछता है बेंजीन का, किसका भाई, बेंजीन का,
तो बेंजीन का होता है 1.5, ये भी बेंजीन का होता है। अगर आपसे पूछ लेता है हीरे का, किसका भाई, हीरे का, तो हीरे का होता है हमारा कितना होता है 2.42। अगर आपसे पूछ लेता है सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का होता है हमारा, ध्यान रखेंगे, सिलिकॉन का होता है 4, सिलिकॉन का कितना होता है 4, ठीक है। तो निर्वात का 1 होता है, वायु का 1.003 होता है, जल का 1.33 होता है, तेल का 1.4 होता है, कांच का 1.5 यानी कि हमारी भाषा में 1.5 होता है, और बेंजीन का भी 1.5 होता है, और हीरे का ध्यान रखेंगे 2.42 होता है, और सिलिकॉन का 4 होता है। तो मैंने क्या बताया, जैसे जैसे हमारा क्या होता है अपवर्तनांक बढ़ता है, जैसे ही जैसे हमारा क्या होता है अपवर्तनांक बढ़ता है, क्या बढ़ रहा है भाई, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, अपवर्तनांक क्या होता है बढ़ रहा है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तो होगा क्या, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम होगी। कैसी होगी भाई, तो उसमें क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल कैसी हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। प्रकाश की चाल कैसी होगी, प्रकाश की चाल कम होगी। भाई अपवर्तनांक क्या बताता है, अपवर्तनांक यही तो बताता है कि वो माध्यम कितना सघन होगा। अगर उस माध्यम का मान लीजिए अपवर्तनांक ज़्यादा है तो माध्यम ज़्यादा सघन होगा। देखो निर्वात है, निर्वात में क्या होती है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि अपवर्तनांक 1 से कम होता ही नहीं है, तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, निर्वात का होता है। इसलिए हम कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यही हमारी क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उससे कम किस में होगी, वायु में होगी। क्यों होगी, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक थोड़ा सा ज़्यादा है। उससे कम किस में होगी, जल में होगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33। फिर उससे कम किस में होगी, तेल में होगी, उससे कम किस में होगी, कांच में, फिर बेंजीन में, फिर हीरा में, सिलिकॉन में। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक हमारा क्या होता है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है हमारा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की चाल के, प्रकाश की चाल के, प्रकाश की चाल के क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम क्या है अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे हम अपवर्तनांक बढ़ाएंगे वैसी वैसे क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसको अच्छे से लिख लेना, यानी कि अगर किसी माध्यम का, यानी कि अगर किसी माध्यम का n क्या है अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, मान लीजिए हम b से डिनोट कर देते हैं, b से, स्मॉल b से, तो वो क्या होगी, कम होगी। अगर किसी माध्यम में क्या है अपवर्तनांक कैसा है भाई, अपवर्तनांक कम है, तो उसमें क्या हो जाएगी b, यानी कि प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। इतनी बात को भी आप गांठ बांध लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप गांठ बांध के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और इनको जितने भी अपवर्तनांक है ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी नोट कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले इसका आंसर देख लेंगे। जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.33, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपने देखा होगा कि सूर्य उदय के 2 मिनट पहले व सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना किस घटना पर आधारित है। भाई आपने देखा होगा जब सूर्य रियलिटी में, जैसे मान लो साइंटिस्ट ने बता रखा है, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने ये इस समय कह रखा है कि सूरज 6 बजे निकलता है, तो अगर आप सूरज रियलिटी में 6 बजे निकलता है तो आपको 5:58 पर सूरज लाल लाल दिखाई दे जाएगा पूरब दिशा में। अगर उन्होंने माना है कि शाम को सूरज 7 बजे छिपता है तो आपको 7:02 तक आपको सूरज दिखाई देता रहेगा, यानी कि सूरज निकलने से 2 मिनट पहले दिख जाएगा आपको, और सूरज छिपने के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देगा। तो आपको यह बताना है कि ये जो घटना है प्रकाश की, ये किस पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन पर। भाई इसमें क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन में समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है आपको। पूर्णांतरिक परावर्तन में क्या होता है, मरीचिका दिखाई देती है। विवर्तन, ये प्रकाश का बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। और हमारा क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे। एक आपने देखा होगा बहुत शानदार है, गिलास में क्या है भाई, गिलास में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, का टेढ़ा दिखाई देना।
ठीक है नहीं, ये आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा मछली का ठीक है तल पर तैरता दिखाई देना। भाई कैसा तैरता, आपको मछली कैसी है महसूस होती है कि ऊपर दिखाई देती है, ऊपर तैर रही है, तैरता दिखाई देना। ठीक है। चौथा तीसरा आपने देखा होगा गिलास में, भाई किस में, गिलास में पड़े नींबुओं का मोटा दिखाई देना, नींबुओं का आकार बड़ा दिखाई देना। कैसा भाई, आकार बड़ा दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना। भाई आपने क्या देखा होगा कि जो मछली होती है ना, आपने कोई गिलास में पानी ले लिया, जैसे ही उसमें आप छड़ डालोगे, मान लीजिए मेरे पास इस समय गिलास है और इसमें पानी भी है इस समय, जैसे ही मैं छड़ डालूंगा, अगर ये कांच का होता तो जैसे ही इसमें छड़ डालूंगा तो क्या हो जाएगी, इसमें टेढ़ी दिखाई देगी आपको। तो जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना है ना, ये सारी की सारी घटना कैसी होती हैं, आभासी होती हैं। आभासी, ये रियलिटी में नहीं होती हैं, लेकिन हमें क्या है, आभास होता है। भाई मैंने क्या काम किया, ये कांच का गिलास है और इसमें जैसे ही मैं पेंसिल डालूंगा अपनी, पानी से भरा हुआ गिलास है, टेढ़ी दिखाई देगी। क्या रियलिटी में ये मेरा पेन टेढ़ा हो जाएगा पानी से डालने में? नहीं, टेढ़ा नहीं होगा, लेकिन हमें क्या होगा, आभास होगा। वैसे ही हमारी क्या होती है, मछली हैं। मछली जैसे ही मान लीजिए पानी में तैर रही होती हैं, साफ पानी में हम देखते हैं कि हाँ यार ऊपर तैर रही है और हम इसको पकड़ लेंगे। जैसे ही हम हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करते हैं, मछली तैरती रहती है और आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे गहराई में तैर रही होती है और हमें मतलब रियलिटी में पता नहीं चल पाता है कि कितनी गहराई में है। हमें आभास होता है कि वो ऊपर तैर रही है और हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे ही गिलास में पड़े नींबू, जब आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में नींबू शिकंजी वाले होते हैं, रोडों पे आपने देखा होगा, तो वो गिलास में अच्छे अच्छे शानदार वाले नींबू भर देते हैं और आपको दूर से देखने में लगता है बहुत ताजी नींबू है, तो वो ताजी नहीं होते हैं, वो प्रकाश के परावर्तन, और उनके आकार क्या है, मोटे दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या है, हमें ऐसा कुछ दिखाई देता है। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं। और एक तीसरा है हमारा, चौथा है क्या है भाई, चौथा हमारा ये है कि सूर्य का 2 मिनट पहले दिखाई देना, 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले और 2 मिनट 2 मिनट बाद तक, 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। किसका भाई, सूरज का, ये वाला जो है ये। ठीक है, तो ये किस पर आधारित है, ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने देखा होगा बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी का तल ऊपर उठा दिखाई देना, लिख लेंगे, पानी से भरी बाल्टी का तल ऊपर उठा दिखाई देना, तल ऊपर उठा दिखाई देना। ठीक है। एक आपने और नाम सुना होगा, गिलास में पड़ा सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना। ठीक है नहीं, तो ये हमारे 5 और एक ये 6, क्या है भाई, ये 6। तो 6 एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं और 6 के 6 इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये थ्योरिकल एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, लेकिन ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित है और बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए 15 क्या कहता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक होता है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। इसने ही बोला है किस रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, किस रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो मेरी बात को एक बात ध्यान रखना, जैसे ही हम ये मान लीजिए प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, और जैसे ही हम यहाँ से क्या है प्रकाश गुजारते हैं, तो प्रकाश कौन सा है हमारा, ये श्वेत प्रकाश। और प्रिज्म का क्या कार्य होता है भाई, प्रिज्म का होता है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में अलग अलग विभाजित करना। आपने इंद्रधनुष का नाम सुना है, तो इंद्रधनुष, तो वहां पे क्या होता है, हमारे जो प्रकाश का रंग होता है, जब प्रकाश किसी बूंदों से या प्रिज्म से बाहर टकराकर निकलता है या उसमें से गुजरता है, तो प्रकाश की किरण 7 रंगों में टूट जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं विबग्योर।
क्या नाम देते हैं हम इसको, उसको नाम देते हैं हम विबग्योर। ये कितने रंग हो जाएंगे, ये रंग हो जाएंगे 7 रंग, ये हो जाएंगे 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको साथ ही बोलते हैं हम विबग्योर। क्या नाम देते हैं इसको, विबग्योर। ये होता है बी और ये होता है आई और ये होता है बॉय वाले वी और जी बाई ओ आर। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो ये जो हमारा विबग्योर है ना, ये हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा लाल रंग, क्या है भाई, इसको हम इसे बोलेंगे लाल रंग। और ये क्या है हमारा बैंगनी, क्या है भाई, ये बैंगनी। तो ये बैंगनी रंग होता है। अब आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, इस लाल रंग की क्या होती है, इस लाल रंग की जो होती है तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, ज़्यादा होती है। मैं इसको मिटा देता हूँ, कलर चेंज कर देते हैं हम इसके, ठीक है भाई। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है लाल रंग की, वो कितनी होती है, ज़्यादा होती है। आपने बहुत अच्छे जानते हैं कि लाल रंग की जो होती है तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, उच्च होती है। आपने देखा होगा जो ट्रेन होते हैं, ट्रेन के सिग्नल आउटर पे लाल रंग की बत्ती जल रही होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, वो विचलित नहीं होता है बिल्कुल भी। और उसकी तरंग दैर्घ्य जब ज़्यादा होती है तभी दूर तक जा पाती है और ट्रेन ड्राइवर को पता चल जाता है, हाँ रेड सिग्नल दे दिया गया स्टेशन से, प्लेटफॉर्म पे क्या है, हमें रेड सिग्नल मिल गया है और ट्रेन क्या है, ट्रेन ड्राइवर वहीं ट्रेन रोक लेता है। तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी प्रकाश की चाल कैसी होती है, ध्यान रखेंगे, इसमें प्रकाश की चाल कैसी होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, जब इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो ध्यान रखेंगे इसमें जो होती है ना प्रकाश की चाल को हम किससे डिनोट करते थे, बी से। तो इसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है, ज़्यादा होती है। और जब प्रकाश की चाल किसी माध्यम में ज़्यादा होगी तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा। मैंने अभी बताया अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेग का। तो अगर किसी माध्यम में मान लीजिए वेग ज़्यादा है तो उसका अपवर्तनांक कैसा होगा, कम होगा। तो हमने बताया कि लाल रंग में क्या है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और लाल रंग में प्रकाश का वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो अपवर्तनांक है वो कैसा होता है, वो अपवर्तनांक हमारा कम होता है। ध्यान रखेंगे इस कोण का जो विचलन होता है ना, विचलन समझते हो नहीं, हटना, ये भी क्या होता है, ये भी कम होता है। इस रंग का अगर आप ध्यान रखेंगे, इस रंग का प्रकीर्णन क्या है भाई, प्रकीर्णन। तो इस रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, ज़्यादा होती है। प्रकाश का वेग कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और लाल रंग का अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है। विचलन कितना होता है, कम होता है। और प्रकीर्णन भी क्या होता है, कम होता है। किसका, लाल रंग का। अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग का प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या कर देंगे, बैंगनी रंग का प्राप्त हो जाएगा। तो बैंगनी रंग में क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग में आपका ये हो जाएगा कि इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी होगी, कम होगी, ठीक है। और प्रकाश का वेग कैसा होगा, कम होगा, ठीक है नहीं। लेकिन और इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाएगा ज़्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि जो विचलन हो जाएगा तो विचलन कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और प्रकीर्णन भी कितना हो जाएगा, प्रकीर्णन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, प्रकीर्णन भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। लेकिन बात कर रहे हैं हम किसकी, अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक मैंने बताया कि जो लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो कैसा होता है, कम होता है। तो हम सब क्या पूछा है, किस रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तब क्या हो जाएगा, कम, हमारा क्या हो जाएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक हमारा कम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछता किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो किसका हो जाता, बैंगनी रंग का। ध्यान रखेंगे लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, इसीलिए लाल रंग में क्या है, प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में एज इट इज इसका डायग्राम बना लेना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, 10 क्वेश्चन ये हैं और 2 से 4 क्वेश्चन ये हैं हमारे, ठीक है नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या कहता है, सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय
सूर्य का लाल दिखाई देना। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब सूर्य उदय होता है तो 2 मिनट पहले दिखाई देना, और जब सूर्य छिपता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। यानी कि सूर्य उगने और छिपने के बीच में 2 मिनट का गैप समांतराल हो जाता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। क्या प्रकाश का परावर्तन है ये घटना? नहीं साहब, वो तो हमने नहीं कहेंगे। पूर्ण आंतरिक परत परावर्तन? नहीं जी। प्रकाश का अपवर्तनांक? ये भी नहीं। प्रकाश का प्रकीर्णन? क्या है भाई? प्रकाश का प्रकीर्णन। आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा। कोहरे, कोहरे धूल के कण, धूल के कणों का सफेद दिखाई देना, सफेद दिखाई देना। बात समझ पे आ रही है मेरी बात? कि जो हमारे कोहरे होते हैं, धूल के कण होते हैं तथा सफेद दिखाई देना किसके कारण होता है? ये हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दूसरा आप देखेंगे सूर्य का लाल, सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है भाई? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप देखेंगे तीसरा आसमान। भाई आसमान का मतलब क्या हुआ? आकाश। आसमान का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। आप देखते हो समुद्र का नीला दिखाई देना। किसका भाई? समुद्र का नीला दिखाई देना। आप देखते हो चंद्रमा का काला दिखाई देना, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है? वायुमंडल नहीं है, इसलिए चंद्रमा का कैसा भाई? चंद्रमा का काला दिखाई देना, काला दिखाई देना। ये लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं जो बता रहा हूं। एक आप छठा लिख लेंगे ट्रेन सिग्नल, ट्रेन सिग्नल, सिग्नल का लाल दिखाई देना, का लाल दिखाई देना, दिखाई देना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं, ध्यान रखेंगे। सूर्य का सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो कोहरे का सफेद दिखाई देना, सूर्य का लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, चंद्रमा का काला दिखाई देना क्योंकि वहाँ पे अंतरिक्ष, और ट्रेन के जो सिग्नल होते हैं ना जो लाल दिखाई देते हैं, वो किस कारण दिखाई देते हैं? वो इसी कारण दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, और जब लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है तो वो दूर तक जाता है, और जब दूर तक जा पाता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है और वो फैलता कम है क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है, विचलन कम होता है। इसलिए हमें सूरज क्या है, इतनी दूरी होते हुए भी हमें कैसा सूरज दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस वो है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे और बहुत आनंद आया होगा आपको पढ़कर। ठीक है, चलिए आइए लाइक जरूर करना यार दोस्तों, जब तक लाइक नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा क्लास में। ठीक है, तो लाइक जरूर है, लाइक जरूर बनता है। ठीक है, आइए प्राथमिक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कितनी बार होती है? जो आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, भाई इंद्रधनुष 2 होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। मैं समझा देता हूं, इसमें ऑप्शन दे रखा 1 बार, 2 बार, 3 बार, इनमें से कोई नहीं। तो एक होता है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष, क्या होता है भाई? प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक आपका होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक में क्या होता है और द्वितीयक में क्या होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मेरी बात को कैसे गौर से सुनेंगे। प्राथमिक में क्या होता है? जो हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है वो 1 बार होती है, ध्यान रखेंगे। और जो हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है, किसकी हुई? अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, ये कितनी बार होती है? 2 बार होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कितनी बार होता है? ये 2 बार होता है। अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो जो अपवर्तन की घटना होती है वो कितनी बार होती है? इसमें 2 बार होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक बात और गौर से सुनेंगे, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें लाल रंग क्या होता है? लाल रंग क्या होता है? इसमें लाल रंग क्या होता है? ऊपर होता है। और इसमें बैगनी रंग कैसा होता है? बैगनी रंग क्या होता है?
नीचे होता है। ठीक है, इसमें बैंगनी रंग क्या होता है, नीचे होता है, और लाल रंग क्या होता है, ऊपर होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसमें, इसमें बात करें हम, इसमें क्या बात करेंगे, तो इसमें बात करेंगे तो इसमें बैंगनी रंग क्या होता है, ऊपर होता है। द्वितीयक में क्या होता है, बैंगनी रंग क्या होता है, ऊपर होता है। आप एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बैंगनी, और लाल रंग क्या होता है, कोई दुष्ट बैठ गया है हमारे पे, सोने आ गया, देखो मैंने बताया था ना। तो लाल रंग क्या हो जाएगा, इसमें नीचे की तरफ होता है। तो जब हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो उसमें क्या है, लाल रंग ऊपर होता है और बैंगनी रंग क्या होता है, नीचे होता है। और जब हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तो बैंगनी रंग ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। अगर हम प्राथमिक इंद्रधनुष देखते हैं तो हमारी आंखों पर कितने अंश का कोण बनता है, तो ध्यान रखेंगे 42 डिग्री का हमारे आंखों पर कोण बनता है। कितने का भाई, 42 डिग्री का। लेकिन अगर हम ये वाला इंद्रधनुष देखेंगे अपनी आंखों पर तो लगभग 53 डिग्री अंश का कोण बनता है। कितने का भाई, 53 डिग्री का आपका कोण क्या है, बनता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष ये ज़्यादा चमकीला होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है ये कम चमकीला होता है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में आपसे पूछा था, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो घटना होती है वो कितनी बार होती है, वो आप समझ पा रहे होंगे। कितनी बार होती है, समझ जाएंगे, वो होती है हमारी एक बार। कितनी बार भाई, एक बार। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर, फोकस में अनंत के बीच में, या फिर अनंत पर। समझाइए और इसका आंसर मुझे दीजिए। समझने की कोशिश करना। भाई देखो हमारा क्या है, ये अवतल दर्पण है और इस दर्पण में क्या होता है, हमने पॉलिश कर दी है। पॉलिश किसकी है, ये हमारी चांदी की या सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की, ये हमने पॉलिश कर दी है। ठीक है, और ये हमने जब पॉलिश कर दी है तो ध्यान से समझेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो जब मुख्य अक्ष हो जाएगा तो ये वाली जो स्थिति होती है हमारा होता है फोकस, और ये क्या होता है हमारा वक्रता केंद्र, और ये क्या होता है हमारा अनंत, और इसको क्या बोलते हैं हम, पोल बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारी वस्तु मान लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, अनंत, क्या बोलते हैं इसको, अनंत। यदि एक नंबर हमारी वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा, फोकस पर। यदि वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगर हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है किस पर, ये बनता है हमारा किस पर, ये बनता है हमारा, ये बनता है वक्रता केंद्र पर। किस पे बनता है, वक्रता केंद्र पर। यदि हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा किसके बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। 4 नंबर। ये कितना है, 3 नंबर। यदि हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, यदि हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, फोकस पर, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़े आकार का। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि हमारी वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस साइड बनेगा। और क्या बनेगा, ये 6 नंबर का बनेगा, इस साइड। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब जो होगा ये हमारा होगा कैसा होगा, ये होगा सीधा, सीधा प्लस आभासी। कैसा भाई, आभासी, ये बात ध्यान रखेंगे। और कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा नहीं। लेकिन बात करते हैं इस वाले प्रतिबिंबों की। आपने अवतल दर्पण के सामने अगर कहीं भी वस्तु रखी है, कहीं भी, केवल इस पोजीशन को छोड़ के, फोकस और पोल के बीच के छोड़ के, क्योंकि फोकस और पोल के बीच जो वस्तु रखी है हमारी वो 6 नंबर रखी है, और 6 नंबर का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, इधर बन रहा है, और सीधा बन रहा है और आभासी। सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। मेरी बात को गांठ मान लेना, जो सीधे प्रतिबिंब होते हैं ना, सीधा, वो हमेशा कैसा होगा, वो हमारा होगा आभासी। जब भी आपको एक चीज मिल जाए तो ध्यान समझाना, सीधा मतलब आभासी। अगर उल्टा आ जाए, उल्टा, तो उल्टा होता है हमारा कैसा होता है, वास्तविक। उल्टा कैसा होता है,
वास्तविक। अगर एक चीज़ इनमें से चारों में से मिल गई है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक आप फाउंड कर लोगे। अगर सीधा प्रतिबिंब आपको दे रखा है एग्जाम में तो आपका कैसा होगा, वो हमारा हो जाएगा आभासी। अगर उल्टा दे रखा है आपको प्रतिबिंब तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक। उल्टे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वास्तविक, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, ठीक है नहीं। आइए, लेकिन बात की हमसे कि अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, अनंत पर। तो अनंत पे हमने कौन सी वस्तु रखी है, 1 नंबर की। जब हमने 1 नंबर की वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिला हमें, फोकस पर मिला। कहाँ मिला भाई, फोकस पर मिला। किस पर मिला हमें, फोकस पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वस्तु आप कहाँ रखते हो भाई, वक्रता केंद्र पर, तो ये प्रतिबिंब ये भी हमारा किस पे मिलेगा, ये वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन बात ध्यान रखेंगे, ये बराबर आकार का होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। परंतु ये कैसा होता है, ये होता है सबसे बड़ा। कैसा होता है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कैसा होगा भाई, ये होगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे जो प्रतिबिंब होंगे ये कैसे होंगे, ये होंगे उल्टे। कैसे भाई, उल्टे प्लस वास्तविक। कैसे, वास्तविक, ठीक है। और ये वाला जो प्रतिबिंब होगा, ये जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, फोकस पर। ये होता है सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा, यानी कि बिंदु आकार, यानी कि पॉइंट साइज का। तो मैंने एक ये पूरा अवतल दर्पण आपको सिखा दिया है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थितियां होती हैं वो कैसी होती हैं कि जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है, और जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है 2 नंबर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर आकार का। यदि वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अगर वस्तु हमारी क्या रखी है, फोकस पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा अनंत पर बनेगा, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको डायग्राम बना लेना, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मिलेगा ना यूट्यूब पे कहीं भी, ये बात ध्यान रखना। जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है इस प्रकार से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये बात आप गांठ बांध लेना। कैसी बांध लेना, गांठ बांध लेना, क्योंकि मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढ लेना चाहे तो। इसलिए बता रहा हूं मैं तुमसे, इसको नोट कर लेना। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा। मेरी बात को ध्यान रखना, यदि हमारा m का मान कैसा है, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और सीधे प्रतिबिंब कैसे बताए थे, मैंने आपको बताए थे अभी, आभासी। कैसे बताए थे, आभासी। यदि अगर हमारी आवर्धन क्षमता कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा। और उल्टे प्रतिबिंब कैसे बताए थे मैंने, वास्तविक। कैसे बताए थे भाई, वास्तविक। ये बात ध्यान रखेंगे, कैसे बताए थे, वास्तविक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दर्पण की बात है या लेंस की, आप किसी की भी बात करो, आपकी मैग्निफिकेशन अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपका जो मिरर बनेगा, सॉरी इमेज बनेगी, वो कैसी होगी, सीधी होगी और आभासी होगी। यदि आपकी मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन क्षमता नकारात्मक यानी कि नेगेटिव है तो आपका जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी। ये बात को मेरी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो आपसे पूछा है कि नकारात्मक आपकी अगर आवर्धन क्षमता है तो नकारात्मक के लिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, नकारात्मक के लिए हो जाएगा कैसा, उल्टा। कैसा हो जाएगा, उल्टा। कैसा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है नहीं, बात समझ आ रही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, रेडियस नाम आगे देखो, रेडियस समझते हो नहीं, वृत्त, व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस। तो मानव शरीर के किस भाग की हड्डी है रेडियस, कान की, हाथ की, पैर की या सिर की। तो मेरी बात ध्यान रखेंगे, कानों में होती है हमारे स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी, और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारी जांघ में होती है, फीमर। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करें किसकी, कान की हड्डी, तो कान में स्टेपीज होती है, तो रेडियस तो कान में होती नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हमारी हाथ में जो हड्डी होती है ना, हाथ की हड्डी, किसकी हुई, हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी,
ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। हाथ की हड्डी होती हैं, एक होती है क्लेविकल, क्या होती है? क्लेविकल, क्लेविकल। एक होती है स्कैपुला, क्या होती है भाई? स्कैपुला, स्कैपुला। एक होती है रेडियस, एक होती है ह्यूमरस, क्या होती है? ह्यूमरस। एक होती है रेडियस, क्या होती है भाई? रेडियस, रेडियस। एक होती है अल्ना, क्या होती है भाई? अल्ना, अल्ना। और एक होती है कार्पल्स, कैसी होती है भाई? कार्पल्स, कार्पल्स। एक होती है मेटाकार्पल्स, क्या होती है? मेटाकार्पल्स। समझ जाऊंगा मैं, अभी समझाऊंगा आपको, परेशान मत होता। मेटाकार्पल्स। आप सोच रहे होगे सर जी तो लिखे ही जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। एक होता है फेलेंजस, क्या होती है? फेलेंजस, PHALANGES। ये इसको हम बोल देते हैं डिजिट्स, अंक बोलते हैं, डिजिट्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ये वाली हड्डी होती है ना, ये वाली, ये मेरा हाथ है देखो, ये वाली जो हड्डी होती है ये दो अंशमेखला होती हैं, क्या होती है? अंशमेखला। एक होती है क्लेविकल, एक स्कैपुला। ये वाली जो हड्डी होती है इसे बोलते हैं ह्यूमरस। यहाँ पे हड्डी होती है दो, एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। ये जो होती है हमारी गट्टे की, इसको बोलते हैं हम कार्पल्स। उसके बाद हथेली की हड्डी होती है मेटाकार्पल्स, इनको बोलते हैं फिंगर्स की, फिंगर्स यानी कि फेलेंजस या डिजिट्स। बात समझ आ रही है? तो हाथ में जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं? एक हाथ में जो होती हैं 32 होती हैं। अगर दो हाथ की बात करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 64 हड्डियां हो जाएंगी। आपके हाथों में कितनी हो जाएंगी? 64 हड्डियां हो जाएंगी। एक हाथ में 32 तो दो हाथों में 64, ठीक है। उसी प्रकार आप ध्यान रखेंगे पैर की हड्डियां, भाई पैर की हड्डियां भी तो आपको पता होना चाहिए। पैर की हड्डियां किसकी भाई? पैर की। तो पैर की हड्डियां होती हैं कोएक्सियल बोन, एक होती है कोएक्सियल बोन, ठीक है। किसकी होती है? कोएक्सियल बोन। ये कोएक्सियल बोन क्या होती है? ये भी एक अंशमेखला होती है। जैसे हमारी हाथ में, एक हाथ में दो अंशमेखला थी तो दोनों हाथों में 4 अंशमेखला, इसी प्रकार से कोएक्सियल बोन होती है, एक अंशमेखला होती है। यहाँ पे एक इधर तो दो अंशमेखला होती है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? पटेला, क्या है? पटेला। एक आपने नाम सुना होगा फीमर, फीमर, ठीक है। फीमर, पटेला और टिबिया, क्या है भाई? टिबुआ, टिबुआ कह देते हैं, टिब्बा कह देते हैं, क्या बोल देते हैं? टिब्बा, ठीक है। तो कोएक्सियल बोन, पटेला, फीमर, टिब्बा ये किसकी है? पैर की हड्डियां हैं हमारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार ध्यान रखेंगे सर में कितनी हड्डियां होती हैं? सिर में ध्यान रखेंगे 29 होती हैं। अगर हम बात करें चेहरे की हड्डियां, चेहरे की, तो चेहरे में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। गले की हड्डी कितनी होती है? गले की होती है 1 होती है। कान की बात करें, कान की, तो कान की कितनी होती है? 6 होती हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी। कान की हड्डी कितनी होती है? 6। स्टेपीज सबसे छोटी होती है और जांघ की सबसे बड़ी होती है। गले में हड्डी 1 होती है, चेहरे में हड्डी 14 होती है, सिर में हड्डी 29 होती है, पैरों में हड्डी में कितनी होती है? 31 दूनी 62। तो पैरों में कितनी होती है? 62 होती हैं। हाथों में कितनी होती हैं? 32 दूनी 64 होती हैं। क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजस, ये किसकी है? हाथ की हड्डियां हैं। तो आपसे पूछा था रेडियस किसकी हो जाएगी? तो देखो रेडियस हमारी किसकी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी हाथ की हड्डी। रेडियस किसकी हो जाएगी? हाथ की हड्डी। तो इन सारी हड्डियों को आप लिख लेना। ये एक प्रकार से आपका 70% हड्डियों का चैप्टर क्लियर हो गया है एक ही क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है नहीं? तो साथियों इतने ही क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि समझाता हूँ मैं बहुत अच्छे से, मुझसे जल्दीबाजी होती नहीं है। तो क्लास 1 से 1.5 घंटे की चली जाती थी, तो अब क्या है हमारी क्लास अंडर 1 घंटे के रह गई होगी। 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट या 1-2 मिनट 1 घंटे से नीचे की क्लास हमारी ये होगी। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। जय हिंद साथियों।